हाँ, सो वी वर डिस्कसिंग एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर स्पेसेस, और पहला एग्जांपल वेक्टर स्पेसेस का n टुपल्स का है कि n टुपल्स जितने हमारे पास है या n डायमेंशनल वेक्टर्स हैं, दे मेक अ लीनियर वेक्टर स्पेस। और ये क्यों लीनियर वेक्टर स्पेस बनाते हैं? ये इस वजह से बनाते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज या जितने भी एक्सियम्स हमने लीनियर वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन में पढ़ लिया, वो सारी की सारी n डायमेंशनल वेक्टर्स ओबे करते हैं। जितनी भी हमने एक्सियम सारी देख ली है पिछले स्लाइड्स के अंदर, तो वो सब यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। तो n डायमेंशनल वेक्टर्स मेक अ लीनियर वेक्टर स्पेस। अब जब n डायमेंशनल वेक्टर लीनियर वेक्टर स्पेस बनाता है, तो n से जितने भी कम डायमेंशन के होंगे, लाइक 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, 8 डायमेंशन, वट एवर द डायमेंशन में भी, तो ये भी आपके पास एक वेक्टर स्पेस होगा। अगर n डायमेंशनल के लिए हम आप चेक कर सकते हैं कि n टुपल्स जो हैं यो n डायमेंशंस के हैं, अगर वो वेक्टर स्पेस बनाते हैं तो n की वैल्यू अगर आप कोई भी रख ले तो वो भी एक वेक्टर स्पेस होगा। तो अब 3 डायमेंशनल वेक्टर्स के ऊपर आ जाए। अगर n की वैल्यू 3 है तो 3 डायमेंशनल वेक्टर जितने भी है वो एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं। अब आप या 3 डायमेंशनल को छोड़ दे, प्लेन पे आ जाए। ये आपके लैपटॉप का जो स्क्रीन है, दिस इज 2 डायमेंशनल स्पेस, ये R2 है। अब इस R2 स्पेस में लैपटॉप का ये वाला जो कॉर्नर है, लेट्स सपोज दिस इज द ओरिजिन, तो ये 0 0 पॉइंट है। और ये अपवर्ड जब मैं जा रहा हूँ, दिस इज Y एक्सिस, और जब ये हॉरिजॉन्टली मैं जा रहा हूँ, सो दिस इज X एक्सिस। अब ये जो आपका प्लेन बन रहा है यहाँ पर, बल्कि मैं इस चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ कि मैं इस कोने को ओरिजिन नहीं ले रहा। अगर मैं इस कोने को ओरिजिन ले लूँ, तो फिर लैपटॉप का स्क्रीन जो होगा, क्या वो वेक्टर स्पेस हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर मैं अपने लैपटॉप के इस कॉर्नर को ओरिजिन मान लूँ, तो ये जो मेरे पास लैपटॉप का स्क्रीन बनेगा, दिस विल बी, ये कितने क्वाड्रेंट्स होंगे लैपटॉप का स्क्रीन? अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो लैपटॉप का जो आपको व्हाइट स्क्रीन इस वक्त नजर आ रहा है, ये वाला, ये कितने क्वाड्रेंट्स हैं प्लेन के? टू। टू क्वाड्रेंट है या एक ही क्वाड्रेंट है? एक वन क्वाड्रेंट है क्वाड्रेंट और दो सिंगल। एक्सिस है। एक है सर। दो दो एक्सिस हैं और एक क्वाड्रेंट है। अब ये प्लेन का एक क्वाड्रेंट है। अगर मैं इस कोने को ओरिजिन मान लूँ, यहाँ पर ये वाला कोना जो है, अगर इस कॉर्नर को मैं ओरिजिन मान लूँ, तो मेरा सिर्फ एक क्वाड्रेंट बन रहा है। और ये एक क्वाड्रेंट, 2 डायमेंशनल स्पेस का एक क्वाड्रेंट जो है, दिस इज नॉट अ लीनियर वेक्टर स्पेस। कैसे? इसके अंदर जितने भी वेक्टर्स होंगे उस सब के कंपोनेंट पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती है। तो इसमें मेरे पास सारे वो वेक्टर्स मौजूद है जिनके कंपोनेंट्स पॉजिटिव पॉजिटिव हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई पॉइंट है 4 5, जो कि यहाँ पर होगा कोई, तो इस 4.45 पॉइंट मौजूद है, लेकिन -4 5 इस प्लेन में नहीं है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद नहीं है। समझ रहे बात या नहीं? यस सर। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। इसके अंदर ओरिजिन 0 0 मौजूद है, लेकिन इसमें से हर एक वेक्टर का माइनस मौजूद नहीं है। तो एक एक एक्सियम फेल हो गया। और जिस तरह मैंने जिक्र किया था पिछले स्लाइड्स के ऊपर, एक भी एक्सियम फेल हो जाए तो आपका स्पेस वेक्टर स्पेस नहीं रहता। तो हाँ, अब अगर मैं इस प्लेन को इस तरह से बना लूं, देखें, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूं और ये वर्टिकल लाइन, और बीच में बिल्कुल इसका जो सेंटर है लैपटॉप का, अगर ये मैं ओरिजिन मान लूं, तो ये ऊपर वर्टिकली वाई एक्सिस होगा और ये हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस होगा। अब मेरे पास प्लेन के कितने क्वाड्रेंट इस लैपटॉप के स्क्रीन पे? चारों के चारों क्वाड्रेंट आ गए। पहले क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होंगे या जो वेक्टर होंगे वो सारे प्लस प्लस कंपोनेंट के साथ होंगे, लेकिन उस सब के करिस्पॉन्डिंग माइनस जो होंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद होंगे। समझ रहे हैं बात? यस सर। ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन मेरा 0 0 पॉइंट है और वो भी इस प्लेन के अंदर मौजूद है। तो मेरा जो 2 डायमेंशनल प्लेन है, पूरा का पूरा प्लेन जिसके अंदर चारों क्वाड्रेंट्स होंगे, वो अब वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज या सारी की सारी एक्सियम्स को ओबे करता है। तो पूरा का पूरा जो 2D स्पेस है, चारों क्वाड्रेंट मिला के, ये मेरा वेक्टर स्पेस होगा। लेकिन उसमें से अगर मैं कट के पहला क्वाड्रेंट लूँ या दूसरा लूँ या तीसरा लूँ या चौथा अलग अलग लूँ, तो नो, वो मेरा वेक्टर स्पेस नहीं होगा, क्योंकि सर उसके अंदर कुछ एक्सियम्स फेल हो जाएंगे। जी सर, इसमें अगर हम पहला और थर्ड वाला ले ले तो फिर वेक्टर स्पेस बन सकता है सर? नो, फिर भी नहीं बन सकता। कैसे नहीं बन सकता? सर तो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव तो मौजूद है सर वेक्टर। ठीक है, लेकिन वो फिर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी उठा ले, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी उठा ले। आप किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नया वेक्टर बनेगा वो भी आपके स्पेस के अंदर
मौजूद होना चाहिए। अब आप देख ले, यस मैं सर। अपने वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेट्स सपोज वेक्टर मेरे पास है और उनको मैं ओके सर, मल्टीप्लाई कर, समझ आ गया, समझ आ गया सर। हाँ, तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन आप किसी एक नंबर से कर ले कि जिसमें आप आपका या आप दो वेक्टर्स ऐड कर ले, ठीक है, और दो वेक्टर्स का एडिशन जो है, अगर दो वेक्टर पहले क्वाड्रेंट में है और आप उनको ऐड कर ले तो उसका सम थर्ड क्वाड्रेंट में जा सकता है या सेकंड में जा सकता है। तो अगर आपने सेकंड क्वाड्रेंट एक्सक्लूड यस किया सर। हुआ है, जिस तरह हमने क्लोजर अंडर एडिशन में बात कर ली कि दो वेक्टर का एडिशन करने के बाद जो नया वेक्टर बनेगा वो भी उस स्पेस के अंदर मौजूद होना चाहिए, तो वो सारी प्रॉपर्टीज देखनी होंगी। Excuse me, sir. जी जी, Sir, यस सर, there यस पर सर। solar quadrants जरूरी sir लगा, ये इस प्लेन के लिए 4 quadrants होना। ये प्लेन के लिए सिंपल, इस टू डायमेंशनल प्लेन के लिए चारों क्वाड्रेंट का एक साथ लेना लाजमी है। अगर इनमें से आप छोटा सा हिस्सा भी इग्नोर करते हैं, लाइक एक क्वाड्रेंट पूरा इग्नोर कर लेते हैं, आपने पहले तीन क्वाड्रेंट ले लिए और चौथा लिया ही नहीं है, तो आपका जो 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 तीन क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी वेक्टर्स बनेंगे वो पूरा वेक्टर स्पेस नहीं बना सकते। सर दा ऊपर 2D की है सर, ऊपर 3D की सर। 3D में भी इसी तरह का रूल है, उसके अंदर आप इस तरह के क्वाड्रेंट नहीं बना सकते, लेकिन आपको आपको फिर ये सारी प्रॉपर्टीज देखना पड़ती हैं, जितनी भी 10 प्रॉपर्टीज हैं, एक्सियम्स हैं, वो सब के सब चेक करना पड़ेंगे। और आप सारे के सारे चेक कर ले, R3 के लिए कर ले, R4 के लिए कर ले, यू विल सी के सब उसमें ट्रू है, क्योंकि n टुपल्स के लिए ये ट्रू है। n टुपल्स, ये प्रॉपर्टीज जितनी भी है वेक्टर स्पेस की, ये सेटिस्फाई करता है, तो बाकी जो जितने भी कम उससे हैं तो वो डेफिनेटली करेंगे। अब सिर्फ आपको वेरीफाई करने की जरूरत होगी। तो यूजुअली वेक्टर स्पेसेस चेक करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि अगर अगर हम किसी को किसी कोई कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स या कलेक्शन ऑफ फंक्शन हमें दिया हुआ है, तो अगर हमें कहा जाए कि चेक कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है, तो हम यूजुअली नहीं के लिए चेक करते हैं, कि हम कोशिश करते हैं कि हम एक ना एक एक्सियम को फेल करा दें। जब एक एक्सियम फेल हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये वेक्टर स्पेस नहीं है, ठीक है। सो ये आपका पहला एग्जांपल है कि n टुपल्स जितने भी हैं, दे फॉर्म n डायमेंशनल या दे फॉर्म अ लीनियर वेक्टर स्पेस, और n से जितने भी कम है वो सारे डेफिनेटली वेक्टर स्पेसेस हैं। So should I proceed toward the next example, because we have a lot of examples of vector spaces and 30 minutes will not be enough for me to finish this discussion. यस सर, गो ऑन। So let's proceed. Then दूसरा जो एग्जांपल ऑफ वेक्टर स्पेसेस है, nth डिग्री पॉलिनोमियल। अगर v, यहाँ पर मेरा जो v था वो rn था, वो n टुपल का कलेक्शन था। अब यहाँ पर जो मेरा v है, जो सेट v मैं ले रहा हूँ, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? उसके अंदर nth ऑर्डर के पॉलिनोमियल है, nth ऑर्डर पॉलिनोमियल्स हैं, और nth ऑर्डर पॉलिनोमियल इस तरह से डिफाइन होता है, ऐसे, बल्कि ये उसका खैर डेफिनेशन नहीं है, ये वाला साइड nth ऑर्डर पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है कि जिस तरह यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज ओबे होती थी, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फिर वेक्टर एडिशन की कुछ फर्दर प्रॉपर्टी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी फर्दर प्रॉपर्टी है। वेक्टर एडिशन की 5 प्रॉपर्टीज हैं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की 5 प्रॉपर्टीज हैं। ये आपका ये वाला जो स्पेस है ये दोनों ओबे करता है। सिमिलरली जो nth डिग्री पॉलिनोमियल है वो भी ये दोनों प्रॉपर्टीज ओबे करते हैं, वेक्टर एडिशन के और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के। तो ये पहली जो प्रॉपर्टी है, ये वाली, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? वेक्टर एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है? ये वाली, ये प्रॉपर्टी, दिस इज एडिशन। एडिशन। एडिशन कैसे है कि अगर मैं दो पॉलिनोमियल ले लूं, एक पॉलिनोमियल p ऑफ x है और दूसरा पॉलिनोमियल q ऑफ x है, अगर इन दोनों पॉलिनोमियल को मैं ऐड कर लूं तो मुझे कोई नया पॉलिनोमियल बनेगा, और वो भी n डिग्री पॉलिनोमियल बनेगा। मुझे वो भी मेरे पॉलिनोमियल का जो स्पेस है वो उसके अंदर मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये मैं एक पहला पॉलिनोमियल में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लूं जिसका ऑर्डर 2 है, क्योंकि ये nth डिग्री है ना। अब nth डिग्री से मैं चले स्पेशल पे आता हूँ, जिस तरह मैं 2 डायमेंशनल पे गया था, तो यहाँ से पॉलिनोमियल में से भी मैं स्पेशल पॉलिनोमियल पे जाता हूँ, जिनकी डिग्री 2 है। तो डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहा जाता है। तो ये मेरा सपोज पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उनको मैं ऐड कर लूँ तो मुझे कोई नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और वो भी मेरे स्पेस के अंदर मौजूद होना चाहिए, और होता है इसी तरह। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पूरा सेट है, तो पूरे सेट से मतलब यही होगा कि उसके अंदर हर एक पॉलिनोमियल 2 डिग्री का और 2 डिग्री से कम भी वो उसके अंदर मौजूद होने चाहिए। तो जो nth डिग्री पॉलिनोमियल है वो भी आपका एक स्पेस बनाता है, लेकिन वो स्पेस जो है उसके अंदर आपके पास वेक्टर्स नहीं है, बल्कि उसके अंदर आपके पास पॉलिनोमियल्स हैं, और वो पॉलिनोमियल ये दोनों प्रॉपर्टीज ओबे करते हैं, वेक्टर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की। सिमिलरली अगर आप कोई पॉलिनोमियल ले ले, लेट्स सपोज कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ले और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर ले, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास ax² + bx + c इस तरह से होता है, = 0। तो अगर आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर ले, लेट्स सपोज 5 से कर ले, तो 5a + 5b + 5c एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वो भी आपके स्पेस के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो ये होता भी इसी तरह ही है कि आपके अगर आप क्लेम करते हैं कि मेरे पास nth डिग्री पॉलिनोमियल का एक कलेक्शन है, तो वो कलेक्शन जो है वेक्टर स्पेस बनाता है, क्योंकि वो वेक्टर स्पेस के जो वेक्टर एडिशन की और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज सारी की सारी ओबे करता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाली है, और वो ये है कि अगर nth डिग्री पॉलिनोमियल को आप क्लेम करते हैं कि ये वेक्टर स्पेस है, तो उस nth डिग्री पॉलिनोमियल से नीचे वाले सारे पॉलिनोमियल उसमें प्रेजेंट होने चाहिए उस स्पेस के अंदर। ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? Yes, sir. दिस इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग, सो लेट मी रिपीट अगेन कि मैं सपोज क्लेम करता हूँ, लेट्स से कि 4th ऑर्डर पॉलिनोमियल है, और मैं कहता हूँ कि 4th ऑर्डर पॉलिनोमियल का एक स्पेस है, तो 4th ऑर्डर पॉलिनोमियल के स्पेस के अंदर 4th से छोटे जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं वो सब होने चाहिए। अगर उसके अंदर मौजूद नहीं है, जिस तरह हमने क्वाड्रेंट एक्सक्लूड किए थे, ये बिल्कुल उसी तरह का केस है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 4th डिग्री के पॉलिनोमियल ले ले, तो उनका कलेक्शन आपके पास वेक्टर स्पेस नहीं बना सकता, क्योंकि 2 4th ऑर्डर पॉलिनोमियल को ऐड करने से शायद आपके पास 3rd ऑर्डर का पॉलिनोमियल आ जाए। तो अगर 3rd ऑर्डर का पॉलिनोमियल आपके सेट में मौजूद नहीं है, तो फिर आपका कंडीशन फेल हो गया, आपका वेक्टर एडिशन का जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो ओबे नहीं हुई। और ये मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करा दूंगा ये चीज। चले मैं बल्कि इस एग्जांपल की तरफ मैं स्विच करता हूँ, थोड़ा सा आगे है लेकिन मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। ये वाला एग्जांपल देख ले, एग्जांपल 2 देख ले। एग्जांपल 2 में देख ले कि द सेट ऑफ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। कि अगर आप सिंपल सिर्फ सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल ले ले, जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, तो सेकंड डिग्री के जो पॉलिनोमियल है वो अलग से, वो खुद सिर्फ सेकंड डिग्री वाले पॉलिनोमियल जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं बना सकते। कैसे नहीं बना सकते? फॉर एग्जांपल हमने 2 पॉलिनोमियल ले लिए, एक पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री का ये है x² और दूसरा ये है -x² + x + 1। अब ये मैंने सेकंड डिग्री के 2 पॉलिनोमियल ले लिए, और मैं कोई भी ले सकता हूँ वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए, तो मैंने अपनी मर्जी से सेकंड ऑर्डर के ये और ये ले लिए। अब इन दोनों को ऐड कर ले, दोनों के एडिशन से मुझे क्या मिल रहा है? x न्यू + 1 पॉलिनोमियल न्यू पॉलिनोमियल। ये कितने डिग्री का है? 1 ये 1 फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल है। और मेरा सेट जो है, मेरे सेट के अंदर कौन से पॉलिनोमियल मौजूद है? सेकंड डिग्री सेकंड डिग्री के मौजूद है। मेरे सेट के अंदर फर्स्ट डिग्री का मौजूद ही नहीं है पहले से। तो अब यहाँ पर ये पहला जो क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये फेल हो गई है। सेकंड डिग्री। तो सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल खुद से सिर्फ सेकंड डिग्री वाले वेक्टर स्पेस नहीं बना सकते। अगर आप सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल लेते हैं वेक्टर स्पेस बनाने के लिए, तो सेकंड डिग्री से नीचे जितने भी है वो सब आप उस स्पेस के अंदर इंक्लूड करोगे। उसके अंदर 1 डिग्री के भी होने चाहिए, उसके अंदर 0 डिग्री के भी होने चाहिए। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस सर। अगर ये पॉलिनोमियल मैं इस तरह कर लूं, px को मैं ऐसे ले लूं x² - 1, और इस वाले को मैं एज इट इज रख लूं, और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो फिर आंसर क्या आएगा? अगर इसके साथ -1 हो, px के साथ अगर -1 हो, X. सिर्फ एक्स आएगा। ओनली x आएगा x ओनली x आएगा। सिमिलरली अगर इसको मैं चेंज कर लूं और इसके साथ x² - x कर लूं, x² - x कर लूं, और फिर इन दोनों को ऐड कर लूं, तो फिर क्या आएगा? Only one. 1 ओनली 1। तो 1 क्या है? 1 आएगा 1 क्या है? 1 इज 0 डिग्री पॉलिनोमियल। 1 को आप x ऐसे लिख और सकते 0 हैं, 1 = x⁻0। तो ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो इस पॉइंट का मेरा मतलब ये था इस एग्जांपल से, कि यहाँ पर मैं फिर से आ जाता हूँ अपने उस ये nth डिग्री पॉलिनोमियल। अगर आप सपोज
थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल का स्पेस लेते हैं तो उसमें थर्ड डिग्री से नीचे जितने भी डिग्रीज हैं वो सारी होनी चाहिए वेक्टर स्पेस बनाने के लिए। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस सर। तो nth डिग्री पॉलिनोमियल का जो स्पेस होगा उसमें n डिग्री और n डिग्री से नीचे जितने भी होंगे वो सारे के सारे इंक्लूड होने चाहिए। तो पॉलिनोमियल का जो सेट होता है वो पॉलिनोमियल स्पेस बनाता है। देन नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा है फंक्शन स्पेस। फंक्शन स्पेस यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया हुआ है कि हमारे पास x एक्सिस के ऊपर या रियल लाइन के ऊपर हमने फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं, f ऑफ x और g ऑफ x दो फंक्शन हैं। तो अगर हम कोई से दो फंक्शन ले ले रियल वेरिएबल के फंक्शंस और x का रेंज -∞ से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, तो अगर f ऑफ x और g ऑफ x को मैं ऐड कर लूँ तो मुझे नया फंक्शन मिलेगा, f प्लस g ऑफ x, एक कंपोजिट फंक्शन मिलेगा। और ये कंपोजिट फंक्शन भी इन रियल लाइन के ऊपर डिफाइन हुआ होगा पहले से। तो ये वेक्टर एडिशन वाली प्रॉपर्टी फंक्शन जितने भी है रियल लाइन के ऊपर जितने भी फंक्शन डिफाइन हुए हैं वो सब ये प्रॉपर्टी ओबे करते हैं कि अगर दो फंक्शन को ऐड कर ले तो जो यहाँ जो इस तरह का फंक्शन मिलता है वो भी उस लाइन के ऊपर मौजूद होगा या वो भी उस रेंज के अंदर डिफाइन होना चाहिए, तो वो होता है। सिमिलरली अगर किसी फंक्शन को आप k से मल्टीप्लाई कर ले जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहला क्राइटेरिया होता है चेकिंग का। तो अगर किसी फंक्शन को आप स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर ले तो एक नया फंक्शन बनता है और वो नया फंक्शन भी आपके -∞ टू इन्फिनिटी डिफाइन हुआ होता है। अब ये फंक्शन स्पेस जो है ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज़ यूजुअली इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। हम फंक्शन स्पेस से हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक दूसरी चीज़ है जिसको सोल्यूशन स्पेस कहा जाता है, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन होते हैं। तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगा लूँगा। सो लेट मी प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। और फोर्थ एग्जांपल जो है वो है सॉल्यूशन स्पेस। और सॉल्यूशन स्पेस क्या है? सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मेक अ लीनियर वेक्टर स्पेस। अगर मेरे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उनके जो सॉल्यूशन है वो भी एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं क्योंकि वो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज ओबे करते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल ये ले ले, सपोज मेरे पास एक ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वाला, दिस इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? इसका जनरल सॉल्यूशन ये है, यू डिड दिस इन योर बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन कोर्स, और अगर वहाँ पर भी किया है और आपने वेव्स एंड ऑसिलेशन के अंदर ये चीज़ भी बहुत दफ़ा देखी हुई है। तो ये आपके सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जब हम आप y की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से, तो y की वैल्यू को कहा जाता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, ये फॉर्म या ये फॉर्म। अब ये जो सॉल्यूशन है, ये जो जनरल सॉल्यूशन इसका आ गया है, ये वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज ओबे करता है। और फिर हम कहते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है, ये इन सॉल्यूशन का जो सेट बनता है वो अलग से एक अपना एक लीनियर वेक्टर स्पेस बनाता है और उस वेक्टर स्पेस को कहा जाता है सॉल्यूशन स्पेस फॉर दिस इक्वेशन। अब देखते हैं कि कैसे। अगर ये कांस्टेंट, ये C1 और C2 की वैल्यू में 0 0 कर लूं तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अगर ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट में 0 कर लूं तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। 0। तो फिर अब यहाँ पर आके देख ले कि 0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर यहाँ पर भी मैं 0 पुट कर लूं और यहाँ पर भी 0 पुट कर लूं तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा? यस सर। हो जाएगा। तो 0 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सही है। सिमिलरली आप ये C1 और C2 का कोई भी वैल्यू ले तो उससे जो भी नया फंक्शन बनेगा, जो नया y बनेगा, वो आपके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली अगर मैं इसको इस यहाँ पर मैंने एक सोल्यूशन लिया हुआ है, C1 की वैल्यू मैंने रखी है 2 और C2 की वैल्यू मैंने रखी है 4। तो अब मैं और कोई नया सोल्यूशन अगर मैं ले लूँ C1 की वैल्यू जिसमें मैं इसकी माइनस वैल्यू, अगर मैंने ये 2 रखी है तो ये -2, और अगर ये मैंने 4 रखी है तो इसको -4 रखूंगा। तो अगर ये वाला जो है 2 और -2 के साथ अगर ये सोल्यूशन है तो माइनस नंबर के साथ भी ये सोल्यूशन होगा। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस सर। अगर C1 पॉजिटिव नंबर है और C2 भी पॉजिटिव नंबर है तो अगर ये सोल्यूशन देता है तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव भी हो जाए, -C1 हो जाए और -C2 हो जाए तो भी ये सोल्यूशन होगा। अब जब ये माइनस हो जाए तो ये आपका जो एडिटिव इनवर्स है वो क्रिएट हो जाएगा।
अगर y इज इक्वल टू C1 sin ओमेगा टी और C2 sin ओमेगा टी है, और अगर कोई दूसरा y आप ले ले जिसपे -C1 sin ओमेगा टी और -C2 sin ओमेगा टी हो, तो वो भी सोल्यूशन होगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी सोल्यूशन बनते हैं, जितने भी y आपके पास आते हैं, वो वेक्टर स्पेस के सारे प्रॉपर्टीज को ओबे करते हैं, और वो उससे जो जो चीज़ बनती है, जो जो स्पेस बनता है, उसको कहा जाता है लीनियर वेक्टर स्पेस, या उसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन स्पेस कहा जाता है। तो ये चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं? हाँ, द प्लीज। एग्जांपल पकड़ Yes, सर ग्राम ये यस सर सर ये मतलब जी जी, पूछे। सर हमने पहले C1 और C2 का दोनों वैल्यू पॉजिटिव ले ली, आप तो पॉजिटिव मतलब भी ले लें अगर हम C1, सेम अगर आप ये जो C1 और सेम वैल्यू C2 है, ये C1 और C2 है, इसकी कोई भी रियल वैल्यू आप रख सकते हैं। ये C1 और C2 कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी रियल नंबर पुट कर लें, आपका ये जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। और इस चीज को, ये जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है, y इज इक्वल टू C1 sin ओमेगा टी प्लस C2 cos ओमेगा टी, इस चीज को कहा जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन। ये पहला सोल्यूशन है। अगर आप इस जनरल से यहाँ से देख लें, ई आई ओमेगा टी, ये पहला सोल्यूशन है और ये दूसरा सोल्यूशन है। इस चीज को सिंप्लीफाई करने के बाद आप इस पे पहुंच जाते हैं। तो ये साइन ओमेगा टी एक सोल्यूशन है और काज ओमेगा टी दूसरा सोल्यूशन है। अगर मैं C2 की वैल्यू 0 कर लूंगा, तो फिर मेरा सोल्यूशन क्या बचेगा? सिंपली ये मेरा सोल्यूशन बचेगा। और अगर इसको मैं अकेले यहाँ पर पुट कर लूँ, तो ये भी एक सोल्यूशन है। सिमिलरली अगर मैं इसकी वैल्यू को 0 कर लूँ, तो ये मेरा सोल्यूशन बचेगा। तो ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा और ये इसको जाके सेटिस्फाई करेगा। तो लीनियर डिफरेंशियल यस सर, इक्वेशन, सर समझ आ गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिस तरह मैंने एक स्पेशल केस यहाँ पर लिया हुआ है, इसके जो सोल्यूशन होते हैं, ये इसका मोस्ट जनरल सोल्यूशन है और ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है। और इस लीनियर कॉम्बिनेशन से ये वाला एक जो लाइन है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है कि इससे आप हर एक सोल्यूशन बना सकते हैं इस लाइन से। और अगर आपको मैं इसको टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के साथ में आपको कंपेयर करा के दे दूं, तो टू डायमेंशनल में जनरल फॉर्म क्या होता है वेक्टर का? x प्लस वाई। अ, अगर मैं कोई आर वेक्टर लिखता हूं, तो आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, वाई जे। एक्स आई प्लस वाई जे। तो मैं आई मेरा यूनिट वेक्टर है और जे मेरा यूनिट वेक्टर है, और एक्स और वाई की मैं हर एक वैल्यू रख सकता हूँ। एक्स की जगह 0 0 रखूंगा तो ओरिजिन पे आ जाऊंगा। एग्जैक्टली इसको आप उसी तरह देख ले कि ये मेरा एक्स है और ये मेरा आई यूनिट वेक्टर है, ये मेरा एक्स है और ये मेरा आई यूनिट वेक्टर है। तो ये मेरा जो जो इससे जो ज्योमेट्री बनेगी, इससे जो फंक्शन का जो स्पेस बनेगा, वो मेरा होगा इस सोल्यूशन, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन स्पेस बनेगा। समझ रहे बात या नहीं? उसी तरह से आप उसको देख ले, अगर जरा, अगर टू डायमेंशनल यस वेक्टर सर, स्पेस सर के ये टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का जो जनरल फॉर्म है, एक्स आई प्लस वाई जे की तरह आप इसको देख ले, तो ये एक्स है और ये y है। और वहां पर जब आप x और y स्केलर नंबर है, उनको आप कोई भी कुछ भी आप रख सकते हैं, कोई भी नंबर रख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आप C1 और C2 को कुछ भी रख सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जनरल सोल्यूशन है। इस वजह से इसको जनरल सोल्यूशन कहा जाता है कि ये आपको हर एक सोल्यूशन देता है। आप बेशक कोई भी सोल्यूशन आपको चाहिए होगा, वो आपको इस कॉम्बिनेशन से मिलेगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में ये स्पेशल केसेस आपको कब मिलते हैं? ये C1 और C2 स्पेशल कब मिलते हैं आपको? जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर कुछ इनिशियल कंडीशन लगा लें कि द फर्स्ट डेरिवेटिव इज कांस्टेंट, या पार्टिकल की वेलोसिटी ये है और पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन ये है। तो जब ये दो इनिशियल कंडीशन आप इसके ऊपर लगाएंगे, तो इस जनरल स्पेस से आप C1 और C2 की स्पेसिफिक वैल्यू उठा लेंगे, तो वो आपको एक स्पेसिफिक सोल्यूशन मिलता है जिसमें C1 और C2 के स्पेसिफिक नंबर्स हो। लेकिन जिसमें C1 और C2 जनरली आपने रखे हुए हो, तो वो जो आपका सोल्यूशन होता है, वो आपका जनरल सोल्यूशन होता है। और इस जनरल सोल्यूशन को कहा जाता है इस फॉर्म में, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। और ये लीनियर कॉम्बिनेशन तब पॉसिबल है जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर हो। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर हो, तो उसके लिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनता, ये ट्रू नहीं होता इन जनरल। तो ये आपका सॉल्यूशन स्पेस है।
डिफरेंशियल सर इसका इक्वेशंस के। मतलब ये हुआ ना कि जी यहाँ पर जो हमने जर्नल लिया है y इक्वल टू c1 sin ओमेगा t प्लस c2 cos ओमेगा t जर्नल वेक्टर यानी सॉल्यूशन स्पेस बनाएगा, लेकिन एग्जैक्टली हम जब उसकी वैल्यू को फिक्स करेंगे तो वो सॉल्यूशन स्पेस का एक हिस्सा होगा एग्जैक्टली उसमें। जिस तरह आपके पास आप प्लेन के अंदर होते हैं ना, तो प्लेन के अंदर कोई भी वेक्टर आपके पास एक्स आई प्लस वाई जैसे मिलेगा, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट चाहिए तो आप एक्स और वाई की कोई फिक्स वैल्यू लगाएंगे। आपको 4i यस प्लस सर। 4i और 5j चाहिए, तो आप x की जगह 4 रखेंगे और y की जगह 5 रखेंगे। तो सिमिलरली आपको कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन चाहिए, तो C1 और C2 की वैल्यू आप उसमें से चूज करते हैं, लेकिन ये आप अपनी मर्जी से चूज नहीं करते, ये आपकी प्रॉब्लम के कंडीशन से चूज हो जाते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम यस की सर। कंडीशन में आपने अपने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स पढ़े होंगे। इनिशियल कंडीशन आप डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर लगाते हैं, तो वो इनिशियल यस सर। कंडीशन जो होते हैं वो आपके C1 और C2 की वैल्यूज को स्पेशल डिफाइन बना करते लेते हैं। हैं, डिफाइन कर देते हैं। वेरी गुड। तो उसी से आपके C1 और C2 की वैल्यूज डिफाइन हो जाती है, तो आप स्पेसिफिक सोल्यूशन पे चले जाते हैं। अदरवाइज ये सबसे दिस इज द मोस्ट जनरल सोल्यूशन। सही है। अब नेक्स्ट जो है, यस सर। एज आई टोल्ड यू कि आई विल कनेक्ट द वेक्टर स्पेसिस विद क्वांटम मैकेनिक्स। सो मैं अब उसी उसी की तरफ जा रहा हूँ। ये मेरा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, TISE। इस इक्वेशन को यूजुअली जब आप सॉल्व करते हैं, ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन थोड़ा सा इससे मुश्किल है। इसमें ये चीज़ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। ये पोटेंशियल टर्म है। जब ये पोटेंशियल आपको गिवन होता है तो आप इसको सॉल्व करते हैं और इससे आपको ये साई मिलता है, ये स्मॉल स्मॉल केस साई। यूजुअली ये जो साई आपको मिलता है, ये इस तरह के सिंपल दो फंक्शन नहीं होते, बल्कि ये n फंक्शन होते हैं, साइन n। इस जब आप इसको सॉल्व करते हैं, यू विल डू इट फॉर पार्टिकल इन इन्फिनिट पोटेंशियल वेल। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इन्फिनिट पोटेंशियल वेल के लिए, तो आपके पास ये जो फंक्शन आएगा, ये होगा साई n ऑफ x। ये n फंक्शंस होंगे। यहाँ पर तो ये सिंपल टू थे ना, साइन ओमेगा टी और काज ओमेगा टी। ये आपके पास यहाँ पर बनेंगे साइन 1 के x, साइन 2 के x, साइन 3 के x, और इस तरह से ये बनेंगे इन जनरल। तो